जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, और उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हेलो दोस्त, आज त्रिकुटा क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको फिजिक्स में हिंदी मीडियम विद्युत आवेश क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, और कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में आपको धीरे धीरे करके मिलता जाएगा। चलिए आपको विद्युत आवेश पढ़ाते हैं। विद्युत आवेश ये क्या चीज होता है? विद्युत आवेश वह पदार्थ, वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वह पदार्थ है, वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? स्थिर आवेश के गुण, जो स्थिर हो विद्युत, जिसके आवेश स्थिर हो, उसका क्या गुण होता है? स्थिर आवेशों के गुण तथा उससे संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे एक पॉइंट स्थिर है, वो इधर उधर मूविंग ना करे, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। धारा विद्युत किसे कहते हैं? धारा विद्युत वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणों और तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे धारा विद्युत कहते हैं। गतिमान आवेश के गुण जो मूविंग करते हैं, उसे धारा विद्युत कहते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। यदि धन आवेश यदि कोई चीज आवेश लाते हैं, धन आवेश लाते हैं तो प्रतिकर्षण करेगा। यदि ऋण आवेश करते हैं तब भी प्रतिकर्षण करेगा। यदि एक धन आवेश हो, एक ऋण आवेश हो, तब आकर्षण करेगा। इसी तरह हम इन आवेशों में कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगात्मक। जैसे हम कांच की दो छड़ लेते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं, ये रिपेल होंगे, और यदि हम एबोनाइट की भी छड़ लेते हैं, ये भी होगा। तो एक एबोनाइट की छड़ होगी, एक कांच की छड़ होगी, एक कांच की छड़ है और एक एबोनाइट की छड़ है, ये दोनों आकर्षण करेंगे। ये दोनों आकर्षण करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आवेश, विद्युत आवेश के मात्रक में एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को ए से और सेकेंड को एस से करने पर, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कूलाम आ जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होता है, और यदि उससे में भी यदि तोड़ा जाए तो एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का सबसे छोटा मात्रक माइक्रोकूलाम या मिलीकूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैतिक कूलाम या एव कूलाम कहते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैतिक कूलाम और एव कूलाम होता है। अब ब्रिमिये सूत्र डायमेंशनल फॉर्म में Q बराबर A इंटू टी। ए क्या होगा? एम्पियर, टी क्या होगा? सेकंड को जो टाइम है टी को डिनोट करते हैं। आवेश कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बस खाली इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर 96500 प्लस माइनस NE होता है। N क्या होता है?
1 2 3 4 5 से एंड सो ऑन तक होता है कोई चीज, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा +e +2e +3 +4e तक जाएगा एंड सो ऑन, -e -2e -3 -4e एंड सो ऑन तक जाएगा। 3/4e +3/4 -e 4/6e +4/6e, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये इसकी वैल्यू कभी भी नहीं संभव हो सकती, और ना ही पॉइंट में कोई वैल्यू संभव होगी। +4e -4e +4e 0.4e +0.5e, ये कभी नहीं हो सकता है, ये दोनों वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। आप इसके विद्युत आवेश क्वांटीकरण का न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोग को। यदि किसी पिंड वन कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगता है, तो इसमें हमको टी निकालना है। ये आपको पता रहना चाहिए क्या चीज निकालना है, टाइम निकालना है एक तरह से आपको। और प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 10⁹ ये क्या होगा, n होगा, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 होता है। तो फार्मूला लगाते हैं क्वांटाइज का, क्वांटीकरण का, Q ± NE। n क्या था आपका 10⁹9, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 दिया है, तो 1.6 तो वैसे ही रहेगा, और 19 में से 10⁻⁻19 में से +9 माइनस करेंगे तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। 19 + 9 हो जाएगा -10, इसी को हम -10 यहां पर ले आए 1.6 में। एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है, 1 कूलाम, ये 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम बराबर चार्ज इंटू टाइम, आवेश इंटू समय। तो चार्ज कितना दिया है, Q यहां से निकाले थे 1.6 × 10⁻19 दिया है, और T कितना दिया है, T तो हमें पता नहीं है। अब T निकालने के लिए 1 ये प्रोसेस नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और अपॉन T, ये 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, 1.6 हो गया। अब 10 × 10⁻+9 को 1.6 से डिवाइड कर देते हैं। 1.6 को डिवाइड करने पर 10 से 10 बन जा, पॉइंट लगाते हैं, 100 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 10 आएगा, पॉइंट लेंगे तो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी। तो 1 आएगा, 1.6 तो जाएगा नहीं, ये आपका 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो 6 6 जा 36, ये हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, 100 लेते हैं, 16 6 जा 96 होता है, 4 बचा, 4 0, तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 8 बचा, और फिर 0 आएगा, तो 6.25 × 10⁸ आएगा, 10⁸ आएगा आपका। और ये वैल्यू पॉइंट हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 डे होगा 365 आवर्स 24 मिनट 60 और सेकंड। ये हमने नीचे लिखते चले गए, इसको हमको वर्ष में निकालना है, तो 360 एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड में आंसर आया था हमारा। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 198.18 लगभग में 200 वर्ष आएगा।
लगभग में 200 वर्ष आएगा। में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁷ कूलाम आवेश आ जाए। मतलब एक सिक्के में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁷ कूलाम आवेश आ जाए। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा, ये तो आपको हमेशा रहेगी, एक्चुअल वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 Q बराबर प्लस माइनस Ne। ये 10⁷ चार्ज निकाल लिया जाए तो ये तुम्हारा गिवन ही दिया, गिवन क्या दिया है, Q बराबर 10⁻⁻7। Ne, n तुमको पता लगाना और E की वैल्यू ये तुम्हें हमेशा दी रहती है। n निकाल के इतना हमने 6.25 × 10⁻11। आइए ये 10⁻19 ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का रहेगा, आइए -7 है तो 7 में से 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 10⁻12 1.6। अब ये एक 0.10 और ऊपर जाएगा तो 10⁻13 हो जाएगा। तो इसके दो निकाल लेंगे, 10 का 100 × 10⁻11/16। इसको काटने पे 16 6 जा 96 हो जाएगा, बचेगा 4 4 0 16 2 जा पॉइंट लगा 16 2 जा 32 और 8 बचेगा और 16 5 जा 85 × 10⁻11 हो जाएगा। ये तुम्हारा ये निकल आएगा, समझ आया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कप में जल में कितनी मात्रा में धन या ऋण आवेश होते हैं। एक कप, अब एक कप मान लो कोई 250 ग्राम, और जल का अणुभार कैसे निकालेंगे, H2O। तो H के कितने हो गए 1 × 2 और +16 तो हो जाएगा 2 + 16 = 18। ये तुम्हारे जल के अणुभार हो गए। N × M ये नंबर ऑफ मोल, नंबर अणुओं की संख्या, मतलब कितने आवेश, नंबर ऑफ चार्ज, × M ये M अणुभार ये हो गया कैपिटल M, इसको मानेंगे, इसको स्मॉल m। और नंबर ऑफ एटॉमिक ये तुम्हारा हमेशा यही वैल्यू रहेगी 6.02 × 10⁻, Na की वैल्यू आएगी 6.0 × 10⁻23। ये स्मॉल m वेट है 250 ग्राम, ये मान लिया कि जल का द्रव्यमान 250 ग्राम, आप 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी मान सकते हैं। फिर इसके बाद m अणुभार, ये आपको हमने जल के अणुभार निकालना भी आपको बता दी 18 होता है। और Na 6.02 × 10⁻23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8.36 × 10⁻24 हो गया। Q बराबर Ne, n कितना दिया है 10। अब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 10 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 10 होंगे, तो n 10 हो गया। और E की वैल्यू पूरा तुम्हारा ये 10 × ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कर देंगे, तो Q की वैल्यू आ जाएगा। अब चलते हैं आपको कूलाम आवेश, कूलाम का नियम आज आपको, अब इसको हम कूलाम के नियम से अब आपको हम बताते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु, कोई दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ये Q1 और ये Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दो स्थिर बिंदु, कोई दो स्थिर बिंदु उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल,
ये जो इनके बीच में कार्य करेंगे ये आकर्षण बल करेंगे, तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गुणनफल ये आपके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो गया, है ना। जैसे यदि हम दो आवेश को Q1 Q2 और एक दूसरे R, मतलब R जो क्या है रेडियस, मतलब इनकी डिस्टेंस है दूरी, R को दूरी हम मान लेते हैं, ये R को हम दूरी मान लेते हैं, तब उनके बीच कार्य करने वाले विद्युत बल बताना है। तो फोर्स बराबर Q1 Q2 और दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती हो गए, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो फोर्स व्युत्क्रमानुपाती 1/r है। अब 1 और 2 को मिलाने पर या जोड़ने पर F फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 को। फिर फोर्स, अब ये अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो इक्वल आएगा, और इक्वल लाने के बाद के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के किसके बराबर होता है? K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ के बराबर। F बराबर 1/4 पाई, हम K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन होती है। और एक ऐसे भी कर सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों इक्वेशन कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट वायु और निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, ये कांस्टेंट में होता है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई F Q1 Q2, अब इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो ये हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए और ये 4 इधर ले गए, 1/पाई कांस्टेंट होता तो इसको हटा ही दो, 1/f हो गया। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक Q1 बराबर 1 कूलाम होता है, तो 2 हो गया तो C स्क्वायर हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया, और फोर्स न्यूटन में होगा। और ये दूरी है, दूरी का किसे मीटर से नापते हैं तो मीटर का स्क्वायर हो गया, और कूलाम का स्क्वायर ये पूरा टर्म आपका C स्क्वायर अपॉन N फैरेड हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसकी हम डायमेंशनल फॉर्म बीमा कैसे निकालते हैं? एप्सिलॉन नॉट उसी तरह हमने ये निकाला, ये सेकंड लाइन उठा लिया यहाँ से, क्योंकि 1/4 पाई कांस्टेंट है तो इसको हटा देते हैं। 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है? ma होता है। तो m एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। m बराबर m इंटू चेंज इन वेलोसिटी l अपॉन t, और ये टाइम नीचे रखा ही है तो ये t हो गया। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? m l t माइनस 2। फोर्स की बीमा क्या हो जाएगी? m l t माइनस 2, ये F फोर्स की हो गई। और Q1 की क्या होगी? Q1 बराबर 80, तो Q2 भी बराबर 80 इसकी बीमा होगी। और R को किससे डायमेंशन में करते हैं? L से करते हैं, तो L स्क्वायर हो गया। अब हम ये L और ये L ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L की पावर -3 हो जाएगा, और M ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और T -2 और ये 2, ये ऊपर 2 प्लस में और ये ऊपर जाएगा तब भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T की पावर 4 हो जाएगा, A की पावर 2 हो गया। ये आपकी डायमेंशनल हो गया एप्सिलॉन नॉट का। अब नेक्स्ट कराते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट कर ले, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ाते हैं। परावैद्युतिकांक, परावैद्युतिकांक एप्सिलॉन r निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल F होता है, अभिष्ट माध्यम में आवेशों का मध्य बल
एफ एम होता है। तो हम फोर्स निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो मीडियम में लगता है, माध्यम में आवेश लगता है, उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो अब तीनों इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को करने पर, सॉल्व करने पर E एप्सिलॉन R बराबर होता है F फोर्स और फोर्स मीडियम में। तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। Q1 Q2 Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहां तक आपको आप समझ ही आ गया होगा। बस खाली इसको उठा के डिवाइड करना है, ऊपर वाले को ऊपर ही रखना, नीचे वाले को नीचे लाके डिवाइड कर देना, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आपको पूरा बोर्ड का सिलेबस डिक्टो पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से, जो कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है। पदार्थ और परावैद्युतिकांक, पदार्थ और परावैद्युतिकांक। एम्बर का परावैद्युतिकांक कितना होता है? 2.8 होता है। एबोनाइट का कितना होता है? 2.8 का होता है। कांच का कितना होता है? 5 से 10 तक होता है। ग्लिसरॉल और टेफ्लॉन, ग्लिसरॉल का कितना होता है? 4.3 होता है। टेफ्लॉन का कितना होता है? 2 होता है। पीवीसी का 5 होता है। ये आपके परावैद्युतिकांक हो गया। अब कूलाम के नियम से सदिश निरूपण करना है हमको। सदिश निरूपण मतलब वेक्टर फॉर्म में लाना है। माना कि दो बिंदुवत आवेश है, ये आपको इसी तरह नोट्स में लिखना है आपको, और स्क्रीनशॉट करके आप पूरा नोट्स ले सकते हैं इसका। माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 है, जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित क्रमशः R1 वेक्टर में और R1 वेक्टर और R2, यदि आवेश Q के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष और Q2 के सापेक्ष सदिश निरूपण R21 हो, तो ये देखो Q1 का सापेक्ष Q2 R21 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 के वेक्टर में फॉर्म में आएगा। सदिश योग त्रिभुज के नियम से R21 बराबर R2 माइनस R1, ये जो हमने इधर कराया आपको फिगर में। अब फोर्थ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर वेक्टर में R21 हो जाएगा। ये आपका R21 होगा, और ये पूरा सेम टू सेम लिखा जाएगा। बस खाली हमको इस फॉर्म में, इस फॉर्म को ध्यान देना है। तो R21 वेक्टर में R1 वेक्टर का स्क्वायर मॉड लगा के, और कैप R21 होगा, Q1 Q2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह R12 में भी इसी तरह करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर हो जाएगा, और कैप लगेगा R12 का मल्टीप्लाई होगा Q1 Q2 के साथ होगा। तो अब इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R कैप 12 हो जाएगा। चेंज कहां पे आ रहा है आपका? ये R1 R2 का स्क्वायर। अब यदि R21 वेक्टर बराबर R12 वेक्टर के बराबर होता है, तो इसी प्रकार F बल भी R21 बराबर माइनस F12 के बराबर होगा। ये देखिए, ये आप R12 इधर जा रहा है, तो इसके बराबर कब होगा? जब R21 लेंगे तो माइनस फॉर्म में होगा, तभी हो R12 के बराबर होगा। ये आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। हाइड्रोजन परमाणु,
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, कितना वो है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है। पहले हमको क्या निकालना है, इसने कहा गया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है और उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। तो फोर्स बराबर क्या क्या गिवन दिया, पहले ये भी पता चल जाना चाहिए। ग्रेविटी 6.6 इंटू 10⁻11 दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 दिया गया। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻30 kg। प्रोटॉन की 1.6 इंटू 10⁻21 kg। तो अब इसी तरह हम फोर्स का निकालते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो QE और QP, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो -1/4 पाई अपॉन एप्सिलॉन QE QP क्या है, QE QP क्या है आपका मास है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R है 5.3 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर हो जाता है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 होता है। तो और 2 पॉइंट क्या है तो 2.56 इंटू 10⁻38। सॉरी, फिर R का मान रखना है। R अभी हम नहीं रख रहे हैं, R को मॉडिफाई करना, तो इसलिए हम R का मान नहीं रख रहे। 2 पॉइंट मल्टीप्लाई किया 2.304 इंटू 10⁻⁹ में से ये जाएगा तो 28 बचेगा अपॉन R स्क्वायर। ये तुम्हारा फोर्स का निकल आया। अब हम ग्रेविटी का निकालते हैं। ग्रेविटी का क्या होगा, ग्रेविटी का क्या होगा F G बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो F G बराबर G m1 का क्या होगा m E m P अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो G का मान क्या होगा, G का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9 पॉइंट प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन R स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है, पूरी वैल्यू निकालने पर 1.0147 इंटू 10⁻⁻67 अपॉन R स्क्वायर। और ये R रहेगा, R कैप में रहेगा न्यूटन में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी। अब इसमें तुलना करते हैं। अब हम तुलना करते हैं, ये यहां से हो गया, तुलना डिफरेंस करना है कि कितनी प्रगति। तो Fe वेक्टर अपॉन Fg मॉड लगा दिया जाएगा, दोनों वेक्टर फॉर्म में रहेंगे, मॉड लगा दिया जाएगा। तो वैल्यू कितनी थी 2 पॉइंट, ये देखिए 2.304 इंटू 10⁻³
-28 और माइनस का साइन मॉड से बाहर निकाला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ले लिया जाए 1.0147 इंटू 10 की पावर -67। ये 28 है, ये 67 है, वैल्यू निकाल दिया जाएगा बस। अब ये ऊपर जाएगा तो 67 प्लस का हो जाएगा 10 का और ये -28। इसको काट पीट के 2.27 आ जाएगा। तो वैल्यू निकाल दिया 2.27 इंटू 10 की पावर 19। ये इसकी तुलना जी का पूरा से निकाल दिया गया। आप लोग कर लीजिए इसको और इसकी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए आप।